वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लाइफ में कुछ करने के लिए यदि हम किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेते हैं तो कितनी सलाह एस्ट्रोलॉजर की चाहिए और कितनी खुद की जिम्मेवारी है। जीवन की हर प्रॉब्लम का हल एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। डोंट डिपेंड 100% ऑन एस्ट्रोलॉजर। मुझसे कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम क्या काम करें, हमें कौन सा काम करना सूटेबल रहेगा, और मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप पहले खुद अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए। आप खुद अपने आप को क्या काम करने के लायक पाते हैं, पहले उसको कागज के ऊपर लिस्ट बनाइए। एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम लिखिए कि कौन से ऐसे काम है जिसमें आप अपने अपने आप को फुली परफेक्ट पाते हैं। तो वो उस बात का जवाब नहीं दे पाते। तो इस चीज को प्रैक्टिकली समझना है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। और इस वीडियो को जो आदमी पूरा देख लेगा वो अपने मतलब की बात इस वीडियो से निकाल जाएगा और बहुत क्लैरिटी उसको हो जाएगी, ज्योतिष के चुंगल से निकल जाएगा। ये नया साल जो आ रहा है ना 2025, इसके ऊपर जो राशि फलों की चर्चा चली हुई है, ये सदियों से चलती आ रही, ऐसे ही चलता आ रहा है ये गेम। यही चलता है, नया साल आता है, राशि फल की चर्चाएं होनी शुरू हो जाती है। एक आम आदमी को समस्या का समाधान कुछ मिलता नहीं है। एक आदमी जो बेरोजगार है, उसके हाथ में रोजगार नहीं है, वो कहाँ से रोजगार ढूंढेगा, कैसे रोजगार ढूंढेगा? ज्योतिषी उसे देगा रोजगार ढूंढ कर। ज्योतिषी किसी आदमी को इस बात की सलाह देगा कि तू ये काम कर ले, कपड़े का काम कर ले, लकड़ी का काम कर ले, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम कर ले। एस्ट्रोलॉजर ने खुद वो काम कभी करे हैं प्रैक्टिकली? इसलिए एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, ज्योतिषी के ऊपर फुली डिपेंड होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कितनी सलाह ज्योतिषी की चाहिए, एस्ट्रोलॉजर की चाहिए, और कितनी अपनी खुद की जिम्मेवारी है। ठीक है, मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में एक सूत्र बताया था आपको। वो सूत्र बड़ा सटीक लगता है कुंडली के ऊपर। लग्न भाव का स्वामी लग्नेश, सुख भाव का स्वामी सुखेश, भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश, या कर्म भाव का स्वामी कर्मेश, इन चारों में से यदि कोई भी ग्रह छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हुआ तो आदमी के जीवन के अंदर ऑब्स्टेकल होंगे ही होंगे, जरूर होंगे। पहली बात, वो उसका विजन क्लियर नहीं होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या है। सब कुछ जानते हुए भी उसे ऐसा लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं पर कर नहीं पाता, पता नहीं क्या बात है, इंप्लीमेंट ही नहीं होती चीज। इंप्लीमेंट करेगा तो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाएगा, और वो ज्योतिषियों को उपाय कर करके थक जाएगा। कभी राहु की वहम पड़ जाएगा, कभी शनि का वहम पड़ जाएगा, कभी मंगल से रिलेटेड बात को कोरिलेट कर देंगे, पॉइंट को पकड़ नहीं पाएगा। जिन भी लोगों ने मुझे संपर्क किया, जो भी लोग मेरे संपर्क में आए, उनकी कुंडली के अंदर ये चीज लागू थी, इंप्लीमेंट थी ये वाली बात। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल है, चाहकर भी काम होता नहीं, सामने डील पड़ी होती है, हाथ में आती नहीं है, हमसे बात बनाए बनती नहीं है। तो ऐसे ही जो लोग मेरे संपर्क में आए, उनमें से दो लोगों का मैं एग्जांपल आपको दूंगा, बल्कि तीन का एग्जांपल दूंगा, और चौथा एग्जांपल मैं अपना खुद का आपको दूंगा। तो आपको क्लैरिटी होगी कितना रोल ज्योतिष का हमारे जीवन में है और कितनी हमारी खुद की अपनी जिम्मेवारी है। चलिए, पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक जेंटलमैन ने मुझे कांटेक्ट किया, कुंडली देखकर मैंने बता दिए जो उनको बताना था। ऑब्स्टेकल है, अपने प्लान को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहते मुझे आप क्लियर कीजिए कि मैं क्या काम करूं, किस काम में को करके मेरे को कामयाबी का मेरा चांस बढ़ता है। मैंने कहा आप मुझे तीन ऑप्शन दीजिए, कोई खुद सोचकर विचार कर, जो उसमें आपका खूब डीप इंटरेस्ट हो, और दूसरा आप समझते हो कि हाँ मैं इसे अच्छी तरीके से निभा सकता हूँ। उन्होंने सोच समझ कर मुझे बताए, दो काम बताए। एक बताया एक्सपोर्ट का, में इंटरेस्ट है। कुंडली देखकर मैंने उनको ये वाली बात बोली थी, मैं कहा आपका फॉरेन कंट्री में जाने का चांस बनता है, आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी होंगे कि आप वहाँ पर बस सकते हो, यानी कि वहाँ पे स्टे कर सकते हो, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे आपकी कुंडली के हिसाब से। उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहते मैं गया भी था जी अब्रॉड स्टडी पर्पज से, स्टडी करी वहाँ पे, उसके बाद वर्क परमिट पे काम भी किया,
लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए कि वापस आना पड़ा। मैंने कहा आजीवन आपका ये योग है, आपकी जो कुंडली की सिचुएशन है उसमें आप कभी भी अब्रॉड जा सकते हो और जाकर ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं कि आप वहां रह सको। अब रही बात कि किसी हालातों के चलते वो वापस आ गए और अब यहाँ पर कोई काम करना चाहते हैं। कहते मैं कोई काम ऐसा करना चाहता हूँ जो बाहर से रिलेटेड हो। तो मैंने कहा आप 2 ऑप्शन दीजिए, 3 ऑप्शन दीजिए जो भी आपके दिमाग में आते हैं। तो एक एक्सपोर्ट का बोला उन्होंने और एक बोला उन्होंने वीज़ा कंसल्टेशन का। मैंने कहा आप ये दोनों ही काम कर सकते हैं। लेकिन कहता है मैं स्टार्ट इसको कर नहीं पा रहा। मैंने कहा उसका एक रीज़न है। एज़ ए कंसल्टेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी ये बताना कि आपकी लाइफ के अंदर यदि ऑब्स्टेकल है तो किस वजह से ऑब्स्टेकल है। उस ऑब्स्टेकल का उनको जेमस्टोन बता दिया रेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन वो जेमस्टोन धारण करने के बाद ये ना सोचें कि अब सब कुछ ही अपने आप से होगा, बैठे-बिठाए अपॉर्च्युनिटी आएगी, मुझे करना कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बैठे-बिठाए भी अपॉर्च्युनिटी आएगी, पर तब जब आप रेगुलर कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स करते रहेंगे। मैंने कहा अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में है ना और वीज़ा कंसल्टेंसी में है, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी में, तो उसका प्रोसीजर सीखिए। कोई छोटा सा कोर्स कर कर, वीक 2 वीक्स का छोटा सा कोई कोर्स कर कर पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर सीखिए। मैं कहा उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, आईईसी लेना पड़ेगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा। ठीक है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हासिल करने के बाद अपना प्रोडक्ट चूज कीजिए, आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। और मैन्युफैक्चरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के पचड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना दुनिया भर के कॉम्प्लायंस इश्यूज आपको हैंडल करने पड़ेंगे। कहीं से भी बना बनाया मटेरियल आप लो और ऐसा मटेरियल लो जो नॉन टेक्निकल हो, ताकि आप उसको लो एक अच्छी सी पैकेजिंग के अंदर पैक करो और कस्टमर को ढूंढो और उसको बेचो। तो मैंने कहा ये बिजनेस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। घर से आदमी इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाता, वो चाहता तो है करना, उसका उसको प्रोसीजर नहीं पता होता। इसलिए यदि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर से केवल आपको इतनी ही सलाह मिलेगी कि लाइफ जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता कि दूसरे क्या सलाह देते हैं। मेरी सलाह इतनी होगी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई मुझे अड़चन दिखाई देती है, लगन भाव से रिलेटेड, सुख भाव से रिलेटेड, भाग्य भाव से रिलेटेड और कर्म भाव से रिलेटेड, तो उसमें से जो सबसे वीकर प्लेनेट होगा उसका हम उसको ट्रीट हील करेंगे। ये रेक्टिफिकेशन होगा कुंडली के अंदर। बस उसके बाद आपको प्रैक्टिकली जो आप करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर खुद लर्न कर कर आपको पूरे अथक प्रयास के साथ कूदना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, तो मैंने कहा आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया आइडिया आपके दिमाग के अंदर। और मैं अभी आपको बताऊंगा ये मैं उनको काउंसलिंग किस बेस पे दी, क्यों, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं जिस टॉपिक के ऊपर बोलता हूँ ना उसको प्रैक्टिकली मैं करके गुजर चुका हूँ। मैं बहुत कामयाब या सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर नहीं बना, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं अपनी जीत से किसी को सिखाऊं, मैं अपनी हार से भी किसी को सिखा सकता हूं, ताकि वो आदमी वो गलती ना करे। तो मैंने कहा पहले तो आप प्रोसीजर लर्न कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लीजिए, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं उसको कैसे, एक्सपोर्ट के जो बिजनेस पोर्टल होते हैं उसके ऊपर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन उतारना पड़ेगा, प्रोफाइल कि आप किस किस प्रोडक्ट में डील करते हैं। और स्टार्टिंग में 1 या 2 प्रोडक्ट तक ही आप लिमिटेड रहिए, ज़्यादा वाइड जाने की जरूरत नहीं। और कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली खुद काम कीजिए। जब आपका पहला ऑर्डर क्लिक कर जाए उसके बाद फिर आप एक असिस्टेंट के लिए आप रख लीजिए, सैलरी के ऊपर किसी फ्रेशर को थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर। तो ये कॉम्प्लायंस इश्यूज आप पूरे मैनेज कीजिए, घर के लैपटॉप से, डेस्कटॉप कंप्यूटर से बैठ के ऑपरेट कीजिए। और जब आपका पहला ऑर्डर क्लिक कर जाएगा तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देकर बेस्ट प्राइस के ऊपर उस पार्टी को ग्रैब करके रखिए और वहां से आपका रिपीट ऑर्डर चलता रहेगा। ये तरीका होगा काम करने का। और यदि आप कंसिडर करते हैं, मैं कहा ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि पहला ऑर्डर आने में आपको 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक भी लग सकता है। 1 साल तक भी लग सकता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पहले ऑर्डर को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, और मैंने कहा यदि आप करते हैं स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी का काम, तो आपको क्या करना है, इसमें जो इनकम आएगी वो वन टाइम इनकम आएगी।
किसी स्टूडेंट से आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट ले लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद यूनिवर्सिटी से कुछ रिवार्ड मिल गया, फाइनेंशियली आई मीन कुछ कमीशन बेसिस पे मिल गया, या उसके अलावा आपने स्टूडेंट से यहाँ से कुछ गेन कर लिया, ये वन टाइम इनकम होगी, क्योंकि स्टूडेंट का एक बार वीज़ा लगकर वहाँ पढ़ने के जाने के बाद फिर वो रिपीट बिजनेस नहीं होगा, उस स्टूडेंट से फिर दोबारा बिजनेस नहीं मिलेगा। हाँ, वो अपनी फैमिली में या किसी रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में किसी को रेफर कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस ठीक इसके अलग रहेगा। एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आपको पहला ऑर्डर लेने में समय बेशक लग जाए, लेकिन वहां से बिजनेस रिपीट होगा। अगर एक पार्टी भी अगर आपने पकड़ ली ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो सारा बेड़ा उसी से पार हो जाएगा। क्लॉथिंग के अंदर आप ले लो, या आप कोई हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर ले लो, मैंने कहा जिस प्रोडक्ट को आप बेटर समझते हो कि मैं इसको बेटर डील कर सकता हूँ, उसको आप पकड़ लो और उसको आप काम करो। तो ये तरीका है। एस्ट्रोलॉजी का योगदान इतना है, अपने हॉरोस्कोप के अंदर प्लैनेटरी पोजीशन यदि अनुकूल नहीं है तो उसको करेक्ट कर ली जाए, उसको करेक्शन कर ली जाए, जेम स्टोन पहन लिया जाए, उससे रेलेवेंट रेमेडीज कर ली जाए। बस उसके बाद जो भी हम करना चाहते हैं वो हमें खुद चूज करना है और उसका प्रोसीजर लर्न करना है। तो ये तरीका था एक ऐसे व्यूअर को सजेशन देना जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग थे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ने के लिए गए और वहाँ पर रहकर पढ़कर जॉब भी करी, पैसे भी कमाए और वापस आए, और इंडिया के किसी एक अच्छे स्टेट के अंदर किसी रिच सिटी में वो रहते हैं। तो ये जो उनकी दुविधा थी कि अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसको मैंने क्लैरिफाई किया काउंसलिंग के थ्रू। ये है तरीका। अब मैं एक एग्जांपल ऐसे व्यूअर का देता हूँ जिन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली, जो फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में थे। उस व्यूअर ने मुझे बताया कि, ये मैं सेकंड एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, वो लड़का मुंबई से था। उन्होंने मुझे कहा कि सर, इस वक्त मेरी कंडीशन फाइनेंशियली टाइट है, और एक समय ऐसे था कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम किया करता था, कुछ भी ऐसे ही जूनियर आर्टिस्ट का, या कुछ भी मैं ऐसा काम किया करता था कि वहाँ पे पर डे के मैं 2000, 3000, 4000 भी पर डे कमा लेता था, पर वो इनकम रेगुलर नहीं होती थी। मंथ में 10 दिन लगते थे, कई बार 15 दिन लगते थे, कई बार 2 दिन लगते थे, कई बार कुछ भी काम नहीं मिलता था। इस तरीके से गाड़ी चलती थी। लेकिन मैं जहाँ पर भी रहता हूँ ना, वहाँ वो चीज़ स्टेबिलिटी बनती नहीं है। तो मैंने हॉरोस्कोप एनालिसिस करके जो मुझे समझ समझ आया, ईश्वर की प्रेरणा से, अपने सूत्रों के हिसाब से जो सीखा, मैंने कहा आप किसी के भी अंडर काम नहीं कर पाओगे। आप थोड़ी-सी भी विपरीत स्थिति के खिलाफ ना बोल पड़ते हो, भड़क पड़ते हो, आपकी बनेगी नहीं। आपकी सारा किया कराया पानी फिर जाता है जब आप क्रोध के अंदर रिएक्ट करते हो। उसने एक्सेप्ट कर ली ये वाली बात, कहता हाँ सर ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा आपके लिए बेटर है आप अपना काम कीजिए। कहता सर अपना काम मैं तो सोच भी नहीं सकता, पैसे नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो बात को, इस प्रोसीजर को फॉलो करो। मैंने कहा आपको कुछ, और मैंने फैमिली में पूछा कौन है, क्या है फैमिली बैकग्राउंड, सिर्फ एक माता जी थे उसके, बाकी और भाई बहन नहीं थे, सिर्फ एक माता जी थे और वो था, अकेले रहते थे। माता जी भी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी घर में, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस के बेटे की कहीं स्टेबल जॉब नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आपको क्या चीज़ बनानी आती है? खाने में, फूड आइटम में क्या चीज़ बनानी आती है? मैं कहा आपके उस स्टेट के अंदर जिस एरिया से आप बिलॉन्ग करते हो, वहाँ का ट्रेडिशनल बनने वाली क्या चीज़ है? जैसे डोसा सांभर हो गया, या समोसे हो गए, या वड़ा पाव हो गया, क्या ऐसी आइटम है? तो उसने शायद वड़ा पाव का नाम लिया, कुछ 1-2 चीज़ों का और नाम लिया, कहता वो मैं बना लेता हूँ सर, वो सब मेरे को आता है, क्योंकि स्ट्रगल की दौर में हम घर का सारा खाना-वाना खुद ही बनाते हैं। कुछ बाहर से ऐसा बना-बनाया खाते नहीं हैं। खुद मेरे को ये बनाना आता है, मेरे को ये सब सारा काम करना आता है। तो मैं कहा ये जो आप महीने में 15 दिन कहीं काम करते हो, 10 दिन कहीं काम करते हो, 5 दिन कहीं काम करते हो, उस बाउंडेशन को छोड़कर ना, जाने का भी कोई समय नहीं है, आने का भी कोई समय नहीं है, उनके उनके बताए हुए अनुसार चलना पड़ता है। तो मैं कहा आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ ना अपना खुद का काम करो, शर्म को त्याग के ना बिल्कुल, कहीं पर भी मैंने कहा 2-3 महीने नौकरी करके ना टिक के 20-30 हज़ार, 30-35 हज़ार रुपए किसी तरीके से जोड़ लो। एक रेडी खरीद कर ना, एक कार्ट खरीद कर, फूड कार्ट खरीद कर, उसको सुंदर सा, बढ़िया सा, साफ-सुथरा सा डिज़ाइन करके मेंटेन करो, और जो चीज़ आपको बनानी आती है ना, उस चीज़ की आप रिटेलिंग स्टार्ट कर दो, मतलब कि बेचना शुरू कर दो, किसी रोड साइड के ऊपर खड़े होकर साफ-सुथरे तरीके से।
और वेल वेल मेंटेन्ड सादगी के साथ बात करनी कस्टमर के साथ। वाइट कुर्ता पजामा मैंने कहा सिलवाओ, वाइट कुर्ता पजामा पहनकर एप्रन बांधकर तरीके से सलीके से बात करो, सफाई के साथ सर्व करो। और माताजी जो घर में बैठे रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको भी सब्जी वगैरह काटने में अपने साथ उनका योगदान ले लो और उनको गल्ले के ऊपर बिठाओ, काउंटर के ऊपर माता जी को बिठाओ और खुद आप अपनी रेडी चलाओ। वो आदमी मेरे को फ़ोन कर कर थैंक्स करता है हर महीने ज़रूर। जो सिंपल रेमेडी बताई थी मैंने कहा ये आप गौ माता से रिलेटेड रेमेडीज करते रहो रेगुलर बिना कोई नागा, ठीक है। तो वो आदमी कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। क्या करेक्शन करी, कुंडली के हिसाब से करेक्शन करी कि अब आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम करो, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है और कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है। फूड कार्ट का काम करो, रेडी लगा दो साफ सुथरी सी। और वो खुद एग्री करता है कि सर 4,000, 5,000, 3,500, कई बार 6,000, 7,000 प्लस की पर डे की सेल हो जाती है, पर डे की सेल हो जाती है। उसमें आप खाने पीने के काम के अंदर 50% प्रॉफिट मान के चलो, 50% प्रॉफिट का काम है खाने पीने का। तो इस प्रकार करेक्शन कर कर अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और मैंने उस लड़के को क्या एडवाइस किया, अब उसकी सेल इस लेवल पर इसलिए पहुंची क्योंकि उसने 1 या 2 कारीगर अपने साथ जोड़ लिए। मैंने उससे स्टार्टिंग में वाली बात कही थी, मैं कहा ध्यान रखना एग्रेसिवली काम नहीं करना कि फूड काम स्टार्ट करना है तो कोई कारीगर रख लो 20,000 सैलरी के ऊपर, कोई सफाई वाला प्लेट धोने वाला रख लो। मैं कहा कोई सिस्टम ऐसा रखो जैसे डिस्पोजेबल में दिया और एक साफ सुथरा सा डस्टबिन लगा दिया, खाने वाले को बोल दिया खाने के बाद प्लेटें इसमें डालो, ठीक है। मैं कहा बिल्कुल सेल्फ सर्विस वाले काम करो, खुद खुद काम करो। ऐसा ना हो कि आप फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पाल लो कि जो कमाओ सब उन्हीं को चले जाए। जितना हो सके बेशक छोटे पैमाने पे काम स्टार्ट करो, जब प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए तब आप कारीगर रख लो, तब आप प्लेटें धोने वाला आदमी रख लो। इस प्रकार से मैनेज करो। जब आदमी को इस प्रकार की कोई मैनेजमेंट आती नहीं ना, इस प्रकार की कोई स्किल नहीं आती, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं आता, तब वो ज्योतिषी पर डिपेंडेंट होता है हर काम के लिए। ज्योतिषी से पूछ रहा है कि मैं क्या काम करूं, मेरे को कौन सा काम प्रॉफिटेबल होगा। अब उसको मैं बोल दूं लकड़ी का काम करो, आप आपको लकड़ी का काम बहुत सूट करेगा, लकड़ी का क्या काम करेगा आदमी। उसको मैं बोल दूं टेक्निकल काम करो, लेदर का काम करो, लोहे का काम करो, क्या काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। ये सब किताबी ज्ञान है, जो ज्योतिषी किताबें बाजार में बिकती है ना, इससे कोई समस्या का हल नहीं निकलता। समस्या का हल मिलेगा अपनी कुंडली के अंदर यदि कोई कमी है तो उसकी करेक्शन कर ली जाए, पूजा पाठ किया जाए, शुद्ध आहार किया जाए, किसी का दिल ना दुखाया जाए। और मुझे क्या करना है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री करनी, मुझे एक छोटा सा काम करना है, मुझे एक रेडी पे ठेला लगा के माल बेचना है। मुझे क्लियर होना चाहिए मुझे क्या बेचना है, कहाँ से खरीदना है और कितना, कितने में खरीदना है और कितने का बेचना है। दैट्स इट, बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे क्या करना है ये क्लियर हो और मुझे कैसे करना है उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। जब हमें किसी काम को करने का प्रोसीजर पता नहीं होता ना, तब हमें कहते हैं यार मेरा कोई काम बनता नहीं है, तब ज्योतिषी की सलाह के अंदर पड़े रहते हैं। तब कभी राहु को हम दोषी ठहराते हैं, कभी शनि महाराज को दोषी ठहराते हैं, कभी मंगल का सहारा ले लेते हैं। ऐसे नहीं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 18 मिनट की तो वीडियो हो गई है। लेकिन अब मैं आपको अपना एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, किसका, अपना खुद का। 97 की बात बताता हूं। 97 में मेरे पिताजी ने, मेरे पूजनीय पिताजी ने, रिटायरमेंट उनकी होनी थी चौड़े साल ही फरवरी मंथ में 97 में। और हम लोग बहुत वरिड थे। हमें एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, मकान मिला हुआ था रामाकृष्णापुरम, दिल्ली में रामाकृष्णापुरम सेक्टर 5 में, जो एरिया सेक्टर 5 का वसंत विहार के पास है, मुनीर का वसंत विहार के पास है, उस उधर हमारा घर हुआ करता था। और मैं मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ा हूँ, जो डीपीएस के पीछे सेक्टर 12 संगम थिएटर के थोड़ा सा आगे को। तो 97 में मेरे पिताजी ने रिटायर होना था गवर्नमेंट जॉब से, हमारे हाथ से सरकारी मकान चले जाना था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दिल्ली में कोई अपना छोटा सा घर बना सके। मैं बड़ी टेंशन में था, कैसे घर बार चलेगा, कैसे जिम्मेवारी निभेगी, क्या होगा। आप यकीन मानेंगे उस वक्त मैंने ज्योतिष का सहारा लिया था और उसी वक्त मुझे पूजनीय गुरुदेव मिले थे जिनसे मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है ज्योतिष की।
रतन रतन निर्धारित करने की कि रतन कौन सा धारण करना चाहिए। यदि कुंडली के अंदर कमी है, कुंडली के अंदर 4 कमियां हैं, नग किस कौन सा पहना जाए? 4 नग थोड़े ना पहने जाएंगे, नग एक ही पहना जाएगा, या कोई रेयर केस होगा तो नग 2 पहने जाएंगे बस। तो उस वक्त मैंने जेमस्टोन पहन लिया, जो पहनना था उन्होंने मेरे को बता दिया। मैंने किसी भी तरीके से पैसों का प्रबंध कर कर किसी भी तरीके से कर लिया। उस वक्त गोल्ड 3500 4000 रुपये तोले का रेट हुआ करता था उस जमाने के अंदर। ये 97 से भी पहले की बात है। तो 97 में जब पिताजी का मकान सरकारी हाथ से गया, उससे महीने 2 महीने पहले मेरी एक प्राइवेट जॉब लगी। उससे पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता, गवर्नमेंट का एग्जाम देने के लिए, गवर्नमेंट का पेपर पास करके जॉब लेनी है। पर चलते प्रेशर की वजह से कि पिताजी रिटायर हो जाएंगे और सरकारी मकान हाथ से निकल जाएगा, तो मैं पैसे कमाने के चक्कर में जल्दी कूद गया प्राइवेट जॉब के अंदर। मेरी जॉब लगी एक ऐसी कंपनी के अंदर जो आईटी कंपनी थी, जो कंप्यूटर हार्डवेयर बेचती थी। विप्रो एसर के कंप्यूटर की वो डीलर थी वो कंपनी, चितरंजन पार्क में दिल्ली के, वहां मेरी जॉब लगी। और उस वक्त विप्रो एसर कंप्यूटर के 3 ही डीलर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर। अब तो जगह जगह दुकानें खुल गई है। और ये जॉब मेरी लगी थी पिताजी की रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही लगी थी। हिंदी मीडियम का मैं पढ़ा हुआ और सिंपल ग्रेजुएशन करी हुई मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं, कोई ऐसी स्किल नहीं जो मुझे आती हो, पर मुझे उस आईटी कंपनी में जॉब मिली। बड़ी सिंपल सी जॉब मुझे मिली कि जो मटेरियल कंपनी सप्लाई करती है वहां से पेमेंट कलेक्शन करनी है, और नंबर 2 कि जो मटेरियल जाना है उसकी डिलीवरी मैनेज करनी है मुझे। उसकी डिलीवरी वहां पहुंचाकर उसकी इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो जाए, इंजीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर कर। ये मेरा काम था, ये मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने किया, क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे, जिम्मेवारी थी कि घर बनाना है, सरकारी मकान हाथ से निकल जाएगा, हमें अब किराए का मकान पे जाना है। वहां से मेरी जिंदगी का सफर शुरू हुआ। और मुझे याद है, आर के पुरम सेक्टर 5 से सरकारी मकान जाने के बाद हमने किराए पे मकान लिया था नजफगढ़। कितनी दूर था वो घर नजफगढ़, और नजफगढ़ से मैं स्कूटर के ऊपर चितरंजन पार्क, फिर वो जॉब छूटने के बाद एक नई जॉब कालका जी में मुझे मिली थी, वहां पर मैंने किया था। वहां पर हम IBM कॉम्पैक्ट के कंप्यूटर बेचते थे, मुझे याद है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि मैंने कैसे अपग्रेड किया ईश्वर की कृपा से। एस्ट्रोलॉजी का रोल इतना था कि उन्होंने मेरे को, गुरुदेव ने मेरे को जो नग बताने थे वो बता दिए, भैया अब आप अपनी मेहनत पे लग जाओ। वहां रहते हुए मैंने क्या किया, पैसे जोड़कर एक सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदा। बाय बैक में कंप्यूटर आते थे, कंपनियां पुराने कंप्यूटर दे देती थी और नए खरीद लेती थी, ये चलता था बड़ी बड़ी कंपनी में। तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला, पुराने कंप्यूटर आए, मैंने वहां से एक सेकंड हैंड कंप्यूटर ले लिया, अपने बॉस को बोल करके हर महीने में तनख्वाह से पैसे कटा दूंगा। बाजार से 500-500 रुपए की किताबें खरीदी उस जमाने में। लर्न विंडो 95, लर्न माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये बुक्स खरीदी, उनको पढ़ा, पढ़कर अपनी स्किल डेवलप करी, कंप्यूटर के बारे में फ्लुएंट हुआ। क्या मदरबोर्ड होता है, क्या कैशे मेमोरी होती है, क्या रैम होता है, क्या हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, क्या CPU होता है, सब कुछ सीखा। कॉन्फिडेंस क्रिएट किया अपने अंदर कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है कंप्यूटर खरीदने के लिए। जब सामने वाला कोई क्वेरीज पुट करेगा तो कैसे उसको क्लैरिफाई करना है। तो अपने साथ इंजीनियर्स के साथ जब मैं जाता था ना, जो सेल्स के लोग होते थे, मैं तो सिंपल ग्रेजुएट था, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉरेस्पॉन्डेंस, सिंपल BA की हुई। तो मैं जब देखता था मेरे साथ के जो लड़के थे उन्होंने कर रखी थी BE इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, BE इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी थी, MBA किया होता था। तो वो लोग जब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डील करते थे ना ऑफिसर्स के साथ, तो मैं ऐसा सोचता था, यार मैं भी ऐसा डील करूं, मैं भी इस तरीके से कन्विंस करूं सामने वाले को, तो मैं भी इसके वाला जॉब प्रोफेशन मेरे को मिल जाए। और वो हुआ। मेहनत कर कर, लर्न कर कर, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर कर मैंने उस पोजीशन को गेन कर लिया ईश्वर की कृपा से। और फिर मैं कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सेलिंग में उतर गया। बहुत मैंने लंबे समय वहां काम किया, करीब 7 साल मैंने काम किया IT इंडस्ट्री के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स खूब बेचे। इस तरीके से मेरे कहने का भाव ये है, समझाने का भाव ये है इस वीडियो में, ज्योतिषी का कितना रोल है, ज्योतिषी ने अपना कर दिया, एस्ट्रोलॉजर ने कर दिया। अब एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर का फर्ज ये है
कि वो सामने वाले को सही पाथ दिखाए, यदि उसको नॉलेज है। हम किसी एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं जिससे मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं विदेश कब जाऊंगा, और वो किताबी ज्ञान बांट रहे हैं। उससे पूछो जिंदगी में जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिसने कभी कभी खुद किसी एम्बेसी का वीजा फॉर्म भरा हो, कभी कोई इंटरव्यू फेस किया हो प्रैक्टिकल। एक तो ज्योतिषी ज्ञान है, चलो वो तो देख लिया, चर लगन है या लगन की पोजीशन चर राशि के ऊपर है, या किसी ऐसे महादशा और अंतरदशा चल रही है ऐसे ग्रह की जो चर राशि से बिलोंग करती है, चर राशि के ग्रह से बिलोंग करती है। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो आदमी को। हम ऐसे ज्योतिषियों से, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले लेते हैं जिनको केवल किताबी ज्ञान है, और वो हमें उलझा के रख देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपनी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजर पे ना रखें, अपनी पूरी की पूरी डिपेंडेंसी रखें परमात्मा के ऊपर, और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस जगा के रखें कि मुझे क्लैरिफाई करना है, मुझे क्लैरिटी रखनी है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, और जो मुझे करना है उसका मुझे प्रोसीजर सीखना है। बस एस्ट्रोलॉजर का मेरी जिंदगी में केवल इतना ही रोल है कि मेरी जन्म कुंडली के अंदर यदि कोई कमी है तो उस कमी का रेक्टिफिकेशन का वो तरीका मुझे बता दे। दैट्स इट, बस। और किसी वहम में नहीं पड़ना। ये नए साल के ऊपर राशिफल, इस राशिफल वालों के साथ ये होगा, इस राशिफल वालों के साथ वो होगा, वो तो जो होगा सो वो होगा, हम खुद क्या करेंगे ये हमें डिसाइड करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इस तरीके की मैं वीडियो आपके साथ लेकर आता रहूंगा जिसमें रूबरू होके बिल्कुल दिल की बात आपसे खुलकर की जाए। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।